नमस्कार। NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षुओं का, शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर, वैशाली, बिहार, इस चर्चा में आपके साथ साहित्य के माध्यम से विभिन्न कौशलों का विकास पर बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। साहित्य के माध्यम से विभिन्न कौशलों का विकास जो हमारे पाठ्यक्रम 503 का ब्लॉक 3 और इकाई 1 है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भाषाविद प्रोफेसर निरंजन सहाय जी। आप सब की ओर से निरंजन सहाय जी का स्वागत है, अभिनंदन है। निरंजन जी, आज हम अपने प्रशिक्षुओं के साथ साहित्य के माध्यम से विभिन्न कौशलों के विकास विषय पर बातचीत करेंगे आपके साथ। अब तक हमने भाषा के विभिन्न कौशलों के विकास की बात की है, जिसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। इसको विस्तार से समझने की पिछली चर्चाओं में कोशिश की गई है। भाषा और साहित्य जो किसी भी भाषा शिक्षण के दो विविध रूप हैं एक तरह से, हालांकि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, लेकिन इन 4 कौशलों के अलावा भी कुछ और भी कौशल हैं जो भाषा और साहित्य को जानने समझने के लिए आवश्यक हैं। आज की चर्चा हम इस पर केंद्रित करेंगे, लेकिन इसके पहले पहला सवाल आपसे ये है कि क्या साहित्य केवल शब्द और अर्थ का चमत्कार भर है? निरंजन जी। ज्ञानदेव जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। आमतौर पर जो पढ़ने पढ़ाने की दुनिया है, जी, जो साहित्य पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ा तबका है जो यह मानता है कि साहित्य शब्द और अर्थ का चमत्कार भर है। जी। लेकिन नहीं, साहित्य इससे इतर भी बहुत कुछ है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, बार बार बातचीत होनी चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए। इससे इस बात में भी सहायता मिलती है कि जो कोई साहित्यकार है या साहित्य की दुनिया से जुड़ा है, क्या उसकी कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूमिका होती है? बिल्कुल। यदि हम केवल ऐसा समझें कि साहित्य शब्द और अर्थ का चमत्कार भर है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 6वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री भामह ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी थी, काव्यालंकार। इसमें उन्होंने बताया, शब्दार्थो सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। पुराने जमाने में काव्य साहित्य का समानार्थी शब्द था। यहाँ शब्द और अर्थ में स्पर्धा भाव से जिस सौंदर्य के सृजन की बात की गई है, उसी से साहित्य की परिधि का निर्माण होता है। अब आते हैं उस सवाल पर जहां से आपने शुरुआत की थी, कि सवाल है कि क्या साहित्य केवल शब्द और अर्थ का चमत्कार भर है? जाहिर सी बात है, समय के साथ साथ साहित्य शब्द का भी अर्थ विस्तार हुआ। उन सब का अध्ययन एक लंबा प्रसंग हो जाएगा। फिलहाल प्रेमचंद ने इस संदर्भ में हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए जो कहा था, उस पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा था, साहित्य का उद्देश्य। उसमें उन्होंने कहा, मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सब का सब साहित्य है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों। प्रेमचंद आगे कहते हैं, तिलस्माती कहानियाँ भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी ज़माने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनसे हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलस्माती कहानियों में भी जीवन की सच्चाइयाँ वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु
इससे भी सत्य की ही पुष्टि होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। फिर आप उसे जिस चौखटे में चाहें लगा सकते हैं। चिड़े की कहानी और गुलो बाबुल की दास्तान, गुलो बुलबुल की दास्तान भी उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद कह रहे हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। प्रेमचंद आगे बताते हैं, हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता है और न अनुप्रास का अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों में दिलचस्पी है जिनमें समाज या व्यक्ति जिनसे प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिसे वह अपने भावों और विचारों में गति पैदा करता है। आप ध्यान दीजिए कि प्रेमचंद बता रहे हैं जी कि किस तरह से मैंने अपनी चर्चा में पहले भामा का उल्लेख किया और आपसे चर्चा के क्रम में यह बात उभर कर सामने आई कि भामा मानते हैं कि शब्द और अर्थ में होड़ा होड़ी होती है, स्पर्धा भाव होता है, साहित्य आता है और इसे गुंजाइश बनती है कि हम शब्द और अर्थ के सौंदर्य को साहित्य मानने की एक दिशा तय करते हैं। जरूर है शब्द और अर्थ का सौंदर्य उसमें, लेकिन प्रेमचंद उससे आगे की बात करते हैं। वे कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। वे किसी हर लिखे हुए शब्द को साहित्य मानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में हमारे जो सौंदर्य बोध थे उसमें हो सकता है कि किसी चिड़े की कहानी, किसी बुलबुल की कहानी, किसी राजकुमार की कहानी पर मुग्ध हो, लेकिन अब तो उसका स्वर बदला है और वह हमारे आसपास से ही जुड़ा है। यानी आपकी चर्चा से यह ज्ञात होता है निरंजन जी कि साहित्य संबंधी अवधारणाओं में भी बदलाव आते रहे हैं, जैसा अभी आपने 2 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया कि भामा के समय और प्रेमचंद जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों ही कालखंडों में एक तरह से साहित्य की जो अवधारणा है उसमें परिवर्तन आया है। आपकी चर्चा से यह बात बहुत ही साफ साफ असल में समझने को मिली। जी असल में मानव के विकास की जो प्रक्रिया है जी उसमें उसकी अवधारणाओं और सोच में भी बदलाव आता रहता है, यह एक स्वाभाविक बात है। तो प्रेमचंद ये बात कह रहे हैं 1936 में और भामा अपनी बात कह रहे थे छठी शताब्दी। तो एक शताब्दियों का फर्क, उसमें मानव सभ्यता ने बहुत सारे विकास के, दुख के, सपनों के, संकल्पों के, संघर्षों के मंजर देखे हैं। अच्छा निरंजन जी, क्या जो कौशल हैं 4 हमारे जिस पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं, सुबोपली के अलावा साहित्य के अन्य कौशल भी हैं क्या जिन्हें आप हमारे प्रशिक्षुओं तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, इस पर तो थोड़ी ठहर कर बातचीत हो। हमारी बातचीत का एक सिरा अभी प्रेमचंद ने साहित्य के जिन उद्देश्यों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है जी, उसमें साहित्य के माध्यम से अर्जित होने वाले विभिन्न कौशलों की ओर भी संकेत है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। जी। आइए यह समझने का प्रयास करें कि साहित्य की दुनिया से गुजरते हुए हम किन कौशलों को अर्जित करते हैं। कौशल के 2 पक्ष हो सकते हैं जी। एक तो वह जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, जिन्हें हम भाषाई कौशल कहते हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जी। दूसरा वह जिनका संबंध हमारी अन्य वृत्तियों से जुड़ा है, इन्हें हम फिलहाल मनोसामाजिक संदर्भ कहेंगे। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के अलावा जो बातें हम लोग करने जा रहे हैं जी जी, उसे किसी पदबंध से समझने की कोशिश करें हम लोग तो उसे मनोसामाजिक संदर्भ कह सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना कौशल के अलावा कुछ मनोसामाजिक संदर्भ भी होंगे जो साहित्य की दुनिया से गुजरते हुए हम अर्जित करते होंगे, तो उस पर हम लोग बातचीत करें। इसे और बेहतर और स्पष्ट ढंग से समझने का प्रयास करें। असल में भाषा शिक्षण बहुस्तरीय प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्यिक सामग्री जब पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनती है तब बिना रेखांकित किए ही विद्यार्थी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता, परिकल्पना बनाने और अपरिचित शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने जैसे
कौशलों का विकास कर बिल्कुल ठीक बात। उसमें स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाती है। स्वायत्तता यानी वो अपनी अस्मिता की पहचान कर ले, स्वतंत्रता यानी वह उन बंधनों की भी पहचान कर ले जो उसकी स्वायत्तता में बाधक है। और हर व्यक्ति अपने अनुरूप सपने देखता है तो वह अवधारणा बना ले, परिकल्पना बनाए और अनुमान लगाए। जीवन सारा अनुमानों से ही चलता है। तो इस तरह के कौशल भी साहित्य की दुनिया से गुजरते हुए हासिल होते हैं, जिन्हें हम मनोसामाजिक संदर्भ कह सकते हैं। यह साहित्य के बहुविध प्रयोगों से विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीखता है विद्यार्थी इनसे, तथा समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने की अपनी शक्ति और संभावना को महसूस करता है। इस सिलसिले में बहुत सारे विद्वानों ने विचार किया है। अभी हम लोगों ने साहित्य के सिलसिले में भामह की चर्चा की, प्रेमचंद की बातें की। अब हम लोग मनोसामाजिक संदर्भों की जब बातचीत कर रहे हैं तो कुछ पश्चिमी साहित्यकारों और विचारकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने जो बात कही है उस पर एक नज़र हम लोग डाल ले। सी स्कॉट एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा, साहित्य राष्ट्र की सौंदर्यपरक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के नियमों यानी संस्कृति का आईना है। देखिए एक एक शब्द क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र की सौंदर्यपरक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। हर राष्ट्र का एक सौंदर्यपरक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी होता है और सामाजिक व्यवस्था के नियम होते हैं, वे संस्कृति से जुड़े होते हैं और जिनका साहित्य में प्रकटीकरण होता है। जब हम साहित्य के द्वारा भाषा सीखने की बात करते हैं तब यह ध्यान भी रखना होगा, इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत वैयक्तिक विकास के मौके मिलने चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को समाज के सांस्कृतिक जीवन से परिचय कराया जाना चाहिए और उन्हें भागीदारी के अवसर मिलने चाहिए। यानी जो बच्चे या बच्ची साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं उन्हें उन सभी संदर्भों से भागीदारी में अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसी संदर्भ में एक पश्चिमी विचारक विडोसन हुए हैं। उनके मुताबिक साहित्य का इस्तेमाल केवल भाषा, व्यवहार या सांस्कृतिक विषय वस्तु को समझने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि संवाद निर्माण के लिए भी होना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक सामग्री के विश्लेषण द्वारा वास्तविक जीवन की घटनाओं और अनुभवों से जुड़ी सामान्य सूचनाओं को प्राप्त करना और समझना संभव है। इससे वैयक्तिक और सामाजिक विकास को महसूस करने में हमें मदद मिलती है। साथ ही अपने संवेगात्मक लक्षणों के अनुसार यह सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से पाठकों को उन्नति का अवसर प्रदान करती है। इससे मातृभाषा के व्यवधान दूर होते हैं, विद्यार्थियों में विश्लेषण करने, समीक्षा करने का कौशल विकसित होता है। कुछ और संदर्भों की भी चर्चा ज़रूरी है। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि साहित्य और भाषा शिक्षण से हासिल होने वाले वे कौन से आयाम हैं जिनकी तरफ शिक्षण शास्त्र इंगित करते हैं। जी, लेकिन इसमें समय समय पर परिवर्तन भी आए हैं निरंजन जी। जो परंपरागत शिक्षण शास्त्र में साहित्य के जो उद्देश्य हैं और आज जिस तरह के उद्देश्यों की चर्चा आप कर रहे हैं मनोसामाजिक संदर्भों में, तो मुझे लगता है कि शिक्षण शास्त्र में भी बदलाव जो आए हैं उसका रेखांकन भी अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कि हम यह भी जानने और समझने की इसके साथ साथ कोशिश करें, इन बदलावों को शिक्षण शास्त्र के नज़रिए से देखते चलें। जी, जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं, कौशल उससे जो अर्जित होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के अलावा, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की मनोसामाजिक, और भी बहुत सारी बातें हैं। और यह खूबसूरत बात है कि शिक्षण शास्त्र के शब्दावली में इसे समय समय पर रेखांकित किया गया। तो उन बातों का निचोड़ यदि हम निकालें तो एक जो बातें हमें हासिल होती हैं वो हैं, परंपरागत शिक्षा शास्त्र में इन उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, सृजनात्मक, आलोचनात्मक आदि रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इन कौशलों की जानकारी शिक्षक शिक्षिका को होना ज़रूरी है, क्योंकि एक शिक्षण शास्त्रीय दुनिया में साहित्य की मौजूदगी के अलग संदर्भ हैं और साहित्य की कक्षा में साहित्य की मौजूदगी के अलग संदर्भ हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब भाषा और कौशलों के शिक्षण को ध्यान में रखते हुए साहित्य शिक्षण हम करते हैं तो उनमें
जो ये बातें हैं उसको समझने की ज़रूरत है। इन कौशलों की जानकारी शिक्षक शिक्षिका को होना ज़रूरी है ताकि वह साहित्य या भाषा की कक्षा को प्रभावी बना सके। आइए इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करें। जी। पहला है ज्ञानात्मक कौशल। तो ज्ञानात्मक कौशलों में भाषा की परंपरा, प्रकृति तथा उसके विविध घटकों की जानकारी और भाषा विज्ञान के ज्ञान को शामिल किया जा सकता है। साहित्य की विषय वस्तु के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उससे संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान। प्रायः साहित्य की कक्षा में ऐसा होता है कि अन्य विषयों के प्रति हमारी संजीदगी नहीं रहती है। तो यह जो ज्ञानात्मक कौशल है वह इस बात की मांग करता है कि एक जो साहित्य का अध्यापक है, भाषा और साहित्य पढ़ाने वाला अध्यापक है, उसको साहित्य के अलावा अन्य विषयों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह साहित्य के साथ एक संवाद स्थापित कर सके। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि विषयों के साथ विषय से संबंधित नवीन तथ्यों और प्रवृत्तियों का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि हम समय के साथ कदम ताल मिला सके। लेकिन विभिन्न भाषाओं के साहित्य में आमतौर पर ये सभी तत्व देखने को तो मिलते ही है। जी। साहित्य में इतिहास भी है, भूगोल भी है, गणित भी है। जी। शमशेर बहादुर सिंह जैसे लोग उसका भी बहुत सटीक उपयोग करते हैं अपनी कविताओं में भी। तो साहित्य में इन विषयों का किसी न किसी रूप में समावेश तो है ही, इसलिए इनका ज्ञान या इनकी जानकारी भी साथ साथ होना आपका कहना है कि आवश्यक है। दो तरह की एकांगी कक्षाएं न हो साहित्य की। ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत अध्यापक अध्यापिका से यह उम्मीद की जाती है कि वह साहित्य की दुनिया में आने वाली सभी बातों से परिचित हो। इसके लिए जरूरी है कि वो विभिन्न चीजों की, जिस शमशेर का आपने जिक्र किया, शमशेर बड़े चित्रकार थे और पेंटर भी थे। उनकी कविताओं में रंगों का जो प्रयोग है उनकी इसी ज्ञानात्मक संवेदना के विकास का ही एक रूप है। मुक्तिबोध भी बार बार ज्ञानात्मक संवेदना की बात करते थे, लेकिन चूंकि हमारे प्रशिक्षणार्थी की दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की, इसलिए हम लोग फिर उस तरफ आ जाते हैं। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात कहकर मैं दूसरे कौशल की तरफ जाऊंगा। प्रेमचंद के जिस निबंध की हम लोग चर्चा कर रहे थे, असल में वो एक उद्बोधन था। 1936 में उन्होंने लखनऊ के पहले प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अपनी बात रखी थी। उन्होंने उसमें एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया भर के साहित्य में मनोविज्ञान की बात है, समाजशास्त्र की बात है, इतिहास की बात है। प्रेमचंद इतना कहकर रुक नहीं जाते हैं। वे कहते हैं कि लेकिन जब हम अपने देश के साहित्य को पढ़ते हैं तब हमें तकलीफ होती है कि हमारे यहाँ साहित्य को अन्य विधाओं से या ज्ञान के अन्य अनुशासनों से जोड़ने की जो स्थिति है वह सुखद नहीं है। मतलब आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो दुनिया है, यह मांग कर रहे हैं कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो दुनिया है उससे साहित्य को जोड़कर रखा जाए। प्रेमचंद अपने समय और संदर्भ की बात कर रहे हैं। जी जी। वो तो मतलब यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेमचंद प्राचीन साहित्य को ध्यान में रखकर ये टिप्पणी शायद नहीं कर रहे हैं। जी। प्रेमचंद अपने समय यानी जो औपनिवेशिक काल है भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए, और यह जो जिस समय की आप बात कर रहे हैं 36 की, हाँ, वो आज़ादी का एक दौर था, एक दौर है जिसमें ये कसमसाहट भी है कि हम अपनी चीज़ों को इस तरह से तलाशें जहाँ हमारा स्व दिखाई देता हो। बिल्कुल ठीक बात। तो वो उम्मीद करते हैं कि हमारे आसपास जो ज्ञान के अन्य अनुशासन है उससे साहित्य का रिश्ता बने। दूसरा कौशल है अभिवृत्त्यात्मक कौशल। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्यों की बात करें तो भाषा शिक्षण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के मन में रचनात्मक साहित्य के प्रति रुचि जगाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आमतौर पर अधिकांश विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों में संकलित रचनाओं को पढ़कर ही साहित्य जगत में प्रवेश करते हैं। कक्षा में कहानियों, कविताओं और अन्य साहित्यिक रचनाओं को सरस तरीके से पढ़ाकर भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को सहृदय पाठक बना देता है। ऐसे विद्यार्थी पाठ्यक्रम से इतर रचनात्मक साहित्य को पढ़ने के लिए तथा साहित्यिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए भी बेताब रहते हैं। अपने मन की बातों अर्थात स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति भी साहित्य शिक्षण से अर्जित होने वाले कौशलों में शामिल है। एक तीसरा कौशल भी है जिसे सृजनात्मक कौशल कहते हैं। सृजनात्मक कौशल भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है।
साहित्यिक अभिरुचि वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक शिक्षिका का प्रोत्साहन खाद पानी का काम करता है। आप हतोत्साहित नहीं करें किसी विद्यार्थी को। शिक्षक शिक्षिका का प्रोत्साहन किस तरह से काम करता है इसको समझे हम लोग। काव्यशास्त्रीय शब्दावली का व्यवहार करें तो व्युत्पत्ति और अभ्यास में इस प्रोत्साहन की भूमिका होती है। 3 बात की गई है कि एक जो काव्य साधक है उसमें 3 बातें होनी चाहिए और उसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास कहते हैं। पुराना काव्यशास्त्र मानता है कि प्रतिभा तो जन्मजात है और व्युत्पत्ति और अभ्यास की बात की जाती है और कहा जाता है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास की दुनिया से किसी विद्यार्थी को यदि गुजरने का मौका मिले तो वह एक तरह से जो स्वयं निर्मित साहित्य प्रकट कर सकता है। तो यह ध्यान रखने की बात है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के मौके, प्रोत्साहन के मौके शिक्षक उपलब्ध करा सकता है, शिक्षिका उपलब्ध करा सकती है। जैसे वो बाल सभा कर सकता है, भित्ति पत्रिका जिसे दीवारों पर पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, ऐसा किया जा सकता है। विद्यालय पत्रिका में उनकी बात कहने का एक मंच मिल सकता है। साहित्यिक प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, काव्य पाठ प्रतियोगिताएं जो होती हैं, या अंतर्राष्ट्रीय भी होती थी पहले। जी जी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि वह अपने भीतर का जो सृजन का कौशल है उसको विकसित करने में उसे सहायता मिलती है। एक और महत्वपूर्ण कौशल है आलोचनात्मक कौशल। आलोचनात्मक कौशल या क्षमता का विकास भी साहित्य शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो पठित विषय वस्तु है उसका विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना, इसके विविध आयाम हैं। यह आलोचनात्मक दृष्टि एक पाठक के रूप में उसकी पसंद को निर्धारित करती है। मसलन किसी को कविता पढ़ना अच्छा लग सकता है तो किसी को कहानी पढ़ना। एक और भी बात है इन कौशलों के अतिरिक्त जिस पर हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, वह बात क्या है कि रचना विशेष के कथ्य अथवा शिल्प से प्रभावित होकर किसी रचना से प्रभावित जब आप होते हैं तो उसकी सराहना करना भी एक कौशल है और इस कौशल को साहित्य शिक्षण का अंग मानना चाहिए। आप समझिए इस बात को कि आप किसी रचना को पढ़ते हैं जी, आप किसी रचना से जब गुजरते हैं और आपके मन पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो कौशल आप में नहीं है। रचना से गुजरकर उसके सौंदर्य को हासिल करने का, रचना से गुजरकर उसकी भावनाओं से जुड़ने का कौशल आपके पास है ही नहीं। इस कौशल का विकास करना भी, यानी किसी रचना से जुड़ जाने का कौशल विकसित करना भी एक साहित्य के अध्यापक का काम है और साहित्य से अर्जित होने वाला यह कौशल है। काव्यशास्त्रीय शब्दावली में इसे भावित्री प्रतिभा कही गई है। संस्कृत काव्यशास्त्र में 2 प्रतिभाओं का उल्लेख है, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा उसे कहते हैं जिसमें मौलिक लेखन होता है, यानी कोई कविता लिख दे, कोई कहानी लिख दे, कोई उपन्यास लिख दे। भावित्री प्रतिभा उसे कहते हैं कि आप उन रचनाओं का आनंद लेने के योग्य हैं या नहीं। उस भावित्री प्रतिभा भावक में होती है, यानी जो पढ़ता है उसे, या जो उसकी आलोचना करता है, या जो उसको सुनकर उसमें डूब सकता है। लेकिन इन भावित्री प्रतिभा वालों का कोई इतिहास साहित्य में होता नहीं है। हाँ, यह भी एक, ये भले ही 2 तरह की प्रतिभाएं हों, लेकिन साहित्य का जो पूरा ताना बाना है वो मुझे लगता है ऐसा कि हमारे समय में कावित्री के आसपास ही जुड़ नहीं। 2 प्रतिभाओं का जिक्र जो हुआ है जी, असल में भावित्री प्रतिभा न हो तो कार्यत्री प्रतिभा आ ही नहीं सकती। जी जी। यदि आप किसी, देखिए एलियट का कथन यहाँ पर याद आता है। एलियट ने कहा कि परंपरा एक स्लेट की तरह है जी जी, और उस पर आप अपनी इबारत लिखते हैं, तो आपको अपनी इबारत लिखने के लिए उस परंपरा से परिचित होना जरूरी है। तो साहित्य की दुनिया में भी यही बात लागू होती है कि जब आप इस तरह से समझिए कि जब आप साहित्य की जो उपलब्धियां हैं, जैसे आपने बाणभट्ट को नहीं समझा, आपने कालिदास को नहीं समझा, आपने प्रेमचंद को नहीं समझा, आपने निराला को नहीं समझा, आपने मुक्तिबोध को नहीं समझा, तो फिर आप कैसे
कोई महत्वपूर्ण रचना कर सकते हैं। यानी उस परंपरा को जानना जरूरी है। यानी दोनों प्रतिभाओं का मतलब है। कार्यित्री प्रतिभा यानी मौलिक लेखन की प्रतिभा तभी आ सकती है जब आपके पास भावित्री प्रतिभा हो, यानी आप सहृदय हो, भावक हो, उस रचना से जुड़ सकने की आप में सामर्थ्य हो। जी जी। फिर आप एक नए तरह की उद्भावना करते हैं जिसे भावित्री प्रतिभा कही गई है। तो इस कौशल का निर्माण करना भी साहित्य के कौशलों के निर्माण की दुनिया से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भावित्री प्रतिभा को ही सहृदय भी कहा गया है। काव्यशास्त्र के शब्दावली में सहृदय का मतलब क्या होता है? सहृदय ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई दयालु है तो वो सहृदय है। संस्कृत काव्यशास्त्र इसे सहृदय नहीं मानता है जी। संस्कृत काव्यशास्त्र या काव्यशास्त्र की नज़र में सहृदय वह है जो किसी रचना की सराहना कर सके, किसी रचना से आनंद ले सके, किसी रचना की सामर्थ्य से परिचित होने की उसके पास कौशल हो, वह सहृदय है। तो सहृदय या भावित्री प्रतिभा एक बहुत ज़रूरी तत्व है जिसकी तरफ आमतौर पर साहित्य के जो अध्यापक हैं या अध्यापिकाएं हैं उनका ध्यान नहीं जानता है कि विद्यार्थियों में रचनाओं के प्रति लगाव का चस्का विकसित करना उस साहित्य के अध्यापक अध्यापिका का काम है। कौशल के अंतर्गत यह भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा निरंजन जी आपने कि इस कौशल का विकास वास्तव में हमारी स्कूली शिक्षा का और विशेष करके जो जिन्हें हम प्रारंभिक विद्यालयों में ऊपर की कक्षाएं या मध्य विद्यालय की जो पुरानी कक्षाएं हैं, पहले वाली कक्षा 6, 7 और 8, जहाँ से हम साहित्य शिक्षण का एक तरह से विधिवत आरंभ करते हैं, उसी समय से यह ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि वह दिन अपने देश में आना बाकी है जब हम पाठकों को भी, दर्शकों और श्रोताओं को भी सम्मान देने की और सम्मानित करने की प्रथा शुरू करेंगे। अभी तो कार्यित्री प्रतिभा वाले लोगों के लिए ही मंच पर सुविधाएं हैं, लेकिन यदि इस कौशल का विकास हम स्कूलों में करते हैं और ये मानते हैं कि यह कौशल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और एक मौलिक लेखन के लिए भी पहले आपको यहाँ से गुजरना है, तो यह शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होगा। और हमारे सभी शिक्षक जो स्वयं पाठक हैं और ज़्यादातर उसमें भावित्री प्रतिभा के ही धनी हैं, तो इन दोनों प्रतिभाओं का मिलान कर यदि इस कौशल को विकसित करते हैं तो मुझे लगता है कि वह ज़्यादा स्थायी और प्रभावकारी भी होगा और फिर साहित्य पढ़ने का जो आनंद है वो वास्तव में हमारे विद्यार्थियों को मिल सकेगा। इस कौशल के विकसित होने से यह लाभ होता है कि जो पाठ्यक्रम में शामिल किताबें हैं उसके अलावा अन्य रचनाओं की भी ओर आप आगे बढ़ते हैं। वो चस्का यदि आपको लग जाता है बिल्कुल तो आप उस तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और नज़रिए से साहित्य से अर्जित होने वाले कौशल पर हम विचार कर सकते हैं, वह है भारत जैसे बहुभाषिक परिदृश्य में अनुवाद की मौजूदगी का। इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। प्रायः हमारे विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र पर अमल किया जाता है। एक हिंदी प्रदेश राजस्थान का उदाहरण ले। राजस्थान का विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी तो सीखता ही है, तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती या सिंधी में से किसी एक भाषा को अध्ययन हेतु चुनता है। कहना न होगा बच्चा या बच्ची अपनी मातृभाषा में सोचता है या सोचती है, वह ज़रूरत के मुताबिक उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त भी करता है। यह तथ्य हमें अनुवाद के महत्व से रूबरू कराता है। विदेशी और भारतीय भाषाओं की समृद्ध थाती से परिचित होने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। दो अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद सेतु का काम करता है। सांस्कृतिक संवाद और समन्वय के लिए भी अनुवाद की बड़ी उपादेयता है। इस लिहाज से अनुवाद के कौशल को अर्जित करना भी बिल्कुल साहित्य से अर्जित होने वाले कौशल के एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं और उसकी परिधि में उसको शामिल कर सकते हैं। हाँ, पाठ्य पुस्तकों के रूप में शामिल साहित्य की किताबें विद्यार्थियों की अच्छी मित्र होती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी भाषा के संसार से परिचित होता है, वह इनके माध्यम से उस कौशल को अर्जित करता है जिसके बल पर वह विभिन्न विषयों पर अपने मंतव्य निर्मित करता है, विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी तुलना, समीक्षा, समेकन की सामर्थ्य अर्जित करता है। प्रकारांतर से इस कौशल को प्राप्त करने में भी साहित्य शिक्षण की महती भूमिका है। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो बहुभाषिकता की अवधारणा है, एक से अधिक भाषाएं, त्रिभाषा सूत्र की जो अवधारणा है, उसमें अनुवाद के कौशल की ओर ले जाने का काम भी साहित्य से अर्जित कौशल का एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपका।
आज आपने साहित्य के माध्यम से विभिन्न कौशलों के विकास जैसे जटिल विषय पर इतनी सरस और गंभीर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रशिक्षुओं को, शिक्षार्थियों को इससे लाभ होगा और हम यह भी इस चर्चा से जान पाए कि भाषा और साहित्य का शिक्षण सिर्फ 4 कौशलों को विकसित करके ही नहीं ठहर जाता, बल्कि उसके आगे भी जब हम साहित्य शिक्षण की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो अन्य कौशलों का भी विकास आवश्यक होगा, जिस पर विस्तार से प्रोफेसर निरंजन सहाय जी ने अपनी इस चर्चा में प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत आभार निरंजन जी, हम सब की ओर से, और आप सभी दर्शकों का, अपने डीएलएड के प्रशिक्षुओं का आभार, धन्यवाद। और यह आग्रह और आशा भी कि आप अपने स्वाध्याय सामग्री से गुजरते हुए इस चर्चा से सीखी गई या समझी गई बातों को आत्मसात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।